हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। ये हमारी हिस्ट्री सीरीज़ की दूसरी क्लास है और आज के वीडियो में हम ऐतिहासिक स्रोत के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा क्योंकि आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद आपके ऐतिहासिक स्रोत से जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आज एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं इतिहास की। हम सभी जानते हैं कि जो कालक्रमिक विवरण होता है, चाहे किसी व्यक्ति का हो, किसी समाज का हो, किसी देश का हो, वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन को भी प्रस्तुत करता है। आप देखेंगे कि कोई भी समाज है उसमें धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है उसको भी अगर हम अपने पास्ट को देखेंगे, जैसे हमारा बचपन है और अभी हम जहाँ पे हैं, अगर पीछे देखेंगे तो क्या है? एक समय ऐसा था जहाँ पे हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी और आज हमें करियर है, जॉब की टेंशन, फैमिली की टेंशन, बहुत सारी टेंशन होती है। लेकिन अगर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा बचपन जो है आज हमारे लिए क्या हो गया है? हमारा भूतकाल हो गया है और वो क्या है? हमारा इतिहास बन के रह गया है क्योंकि वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत क्या है? किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक या किसी स्थान के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक जो स्रोत है उनकी आवश्यकता पड़ती है। पुरातात्विक जो साक्ष्य है कुछ भी हो सकते हैं, अभिलेख होंगे, सिक्के होंगे, स्मारक होंगे, भवन होंगी, मूर्तियाँ होंगी, बर्तन आदि कुछ भी ए टू जेड जो भी हमें खुदाई के द्वारा मिलता है वो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य है। और पुरातात्विक साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? जो प्राचीन जो है टीले जो है उनकी खुदाई करके प्राप्त होते हैं। टीला जो है धरती की सतह से उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियां के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, एकल हो सकते हैं, मुख्य हो सकते हैं और बहुसांस्कृतिक हो सकते हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये एकल ही होंगे, ये मुख्य भी हो सकते हैं, बहुसांस्कृतिक भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या होता है। प्राचीन टीले अथवा स्मारकों का उत्खनन कर, जैसे आप देखते हैं एक डॉक्टर क्या होता है? इलाज करता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उसी टाइप में क्या है कि जो आर्कियोलॉजी में क्या होता है कि जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसका अध्ययन करना, वो किस काल का है, वो उसकी क्या महत्व है, इन सब का जो अध्ययन करता है वो कौन कहलाता है? पुरातात्विक विज्ञान के अंदर वो सब होते हैं। और वो कौन करता है? जो आर्कियोलॉजी होता है उस विभाग में ये सारी जो है प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो कहाँ-कहाँ से मिले हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों में ऐसे कुछ नगरों का पता चला है जिसकी स्थापना आज से 2500 ईसा पूर्व हुई थी। आज से 2500 ईसा पूर्व जो है कुछ नगरों की स्थापना हुई थी। उत्खननों से हमें गंगा घाटी में विकसित भौतिक सांस्कृतिक के विषय में भी जानकारी मिलता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, किस टाइप के बस्तियों में रहते थे, उनका सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृतभांड का उपयोग करते थे, वे कैसे घरों में रहते थे, किस टाइप के भोजन करते थे, भोजन में वो किन अनाजों का उपयोग करते थे, किस प्रकार के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। तो हमें उत्खनन जब किया हमने तो हमें ऐसे बहुत सारे जो है साक्ष्य मिले जिसके माध्यम से हमने क्या किया? उसके बारे में अध्ययन किया। जो हमारे आर्कियोलॉजी वाले हैं वो क्या किए? उस पे शोध किए और वहाँ से उन्होंने पता लगाया कि ये कब का है, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है? दक्षिण भारत में हमें कुछ ऐसे स्मारक मिले हैं जहाँ पे 100 के साथ जो है मतलब जो मृत व्यक्ति के जो शव हैं उसके साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं, कब्र भी दफनाए जाते थे। ऐसा उनका मानना था कि जो मृत्यु के बाद जो है, ठीक है, मृत्यु के बाद भी जो है लाइफ होती है। उनका ऐसा सोचना था कि मृत्यु के बाद जो है लाइफ होती है
और ऐसे स्मारक को क्या कहा जाता था? मेगालिथ या महापाषाण कहते थे। ठीक है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उस समय का निर्धारण किया जाता है। देखिए, अब सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज़ आएगा कि इसका जो है आज से 5000, 7000, 9000, 10,000 साल पुरानी जो वस्तु है, उसका हम एज कैसे डिफाइन कर लेते हैं? तो उसका एज हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि कोई भी वस्तु है, उसमें जो सजीव हैं, उनके अंदर C14 होता है। अगर उसमें जितना कमी आएगा, ठीक है? उतना ही क्या होता है, वो C14 जो पद्धति होती है, उसके माध्यम से उसको ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है? ये कितना पुराना है। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। यानी जो रेडियो कार्बन डेटिंग है, वो उसका काम ही यही है कि वो ये बताता है कि कोई वस्तु किस काल से है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 कार्बन का रेडियो धर्मी समस्थानिक है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। आपको मैंने बताया कि कोई भी सजीव है, A to Z कोई भी है, उसके अंदर जो है ना C14 जो है वो विद्यमान रहता ही है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन आज से 7 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। यानी आज से 6 से 7000 पहले जो है वहाँ पे कृषि हुआ करती थी। पौधों के अवशेष जो है उससे क्या होता था, जो उसके पराग जो मिले हैं उसका विश्लेषण किया गया, तो उस टाइम के जलवायु और वनस्पति का इतिहास को जाना जाता है कि हाँ उस टाइम का जो जलवायु था, वनस्पति था, वो कैसा था। पशुओं के हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु का पता लगाया गया है और उसके साथ जो है अनेक प्रकार में माने उनसे कौन से काम किए जाते थे, या वो पालतू थे या उनसे कोई काम करवाया जाता था, ये सब का भी पता लगाया जाता था। जैसे कुत्ते का हड्डी है, तो कुत्ते का हड्डी है तो उससे पता चला कि उसे पालतू बनाया गया है। अगर भैंसे का मिला तो उससे पता चलता है कि उन्होंने उसको काम करने के लिए पाल रखा था। ठीक है? अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में सबसे पहला जो आता है सिक्का की बात करते हैं हम। सिक्का जो है इसके अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनमें प्रयुक्त, देखिए जो मुद्रा होता है, अगर जाहिर सी बात है वो किसी न किसी पदार्थ से बना है, चाहे वो सोने का हो, तांबे का हो, चांदी का हो या शीशे का हो, तो वो किसी न किसी पदार्थ से बना होता है। तो जो मिला है तो उससे क्या किया जाता है, पता किया जाता है कि वो किस पदार्थ का बना हुआ है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों एवं मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहे जाते हैं। अब देखिए, प्राचीन काल में तो बहुत से सिक्के मिले हैं। अब कुछ सिक्के हैं जिस पे कुछ लिखा है, चित्र मिला है, कुछ ऐसे सिक्के थे जिनमें सिर्फ चित्र ही है, उन्हें आहत किया गया था। तो ऐसे चित्रों को, ऐसे सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहा गया। भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे मिले हैं। हमारे यहाँ जो पुरातात्विक खुदाई हुई है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है शीशा का, तांबे का, चांदी का और सोने के सिक्के के सांचे मिले हैं जिसमें सिक्का बनाया जाता था। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित है। यानी जो कुषाण काल जो है उससे सबसे ज़्यादा जो है सांचे मिले हैं कुषाण काल के, और ये आरंभिक 3 शताब्दियों के हैं, ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों के हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्के पर प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ जितने भी सिक्के मतलब मिले हैं, आरंभिक सिक्के, उस पे प्रतीक चिन्ह मिले हैं, क्योंकि उस टाइम जो है ऐसा माना जाता था कि उनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, उन्हें लिखना नहीं आता था। परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती है। लेकिन कुछ समय बाद के जो सिक्के मिले हैं उस पे राजाओं के और देवताओं के जो है चित्र मिलते हैं और उस पे कुछ तिथियां भी हैं।
सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। देखिए यहाँ पे आपसे एग्जामिनर एक सवाल पूछ सकता है कि सिक्कों पे जो है लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम माफ कीजिएगा किसने की थी? तो आप बता सकते हैं, आपको पता होगा तो आप वहां पे जाके लिख सकते हैं कि हाँ, या आप ऑप्शन टिक करके आएंगे कि यूनानी शासकों ने। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज हम लोग नोट, पैसे का, रुपए का यूज किस लिए करते हैं? अपनी आर्थिक स्थिति, जो किसी को पैसे देने के लिए, अपने सामान खरीदने के लिए, अ, और भी बहुत सारी जो अपनी ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो है पैसे की इस्तेमाल करते हैं, रुपए का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका तो आर्थिक महत्व है, क्योंकि पैसे तो आर्थिक महत्व के ही हैं। क्या भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः मीसे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित है? भारत में जितने भी सिक्के मिले हैं उसमें से अधिकांश जो सिक्के हैं वो मौर्य उत्तर काल के हैं, यानी मौर्य काल के बाद के जो है वो मिले हैं। और ये विशेषतः तांबे के हैं, कांसे के हैं, चांदी के, सोने के, पोटीन और मीसे के हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए हैं। जो गुप्त शासक है वो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए हैं, इसलिए इन्हें स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है अगर आपको नहीं पता है तो। बहुत से लोग जो है सिर्फ इतना जानते हैं कि जो गुप्त शासक है स्वर्णिम काल से सोने के सिक्के जो है जारी किए हैं। तो ऐसा माइंड में आपके आ सकता है कि हाँ, जब उन्होंने इतने जारी किए हैं तो हो सकता है शुद्ध सिक्के भी उन जो है सोने के उन्होंने जारी किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो कुषाण थे उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है शुद्ध जारी किए हैं। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक सिक्के जारी किए हैं। जो सातवाहन थे वो सबसे ज़्यादा जो है शीशे के सिक्के जो है जारी किए हैं। देखिए सिक्के के बारे में हमने सब पढ़ लिया कि सिक्का जो है किस, उसकी बनावट, किस काल में सबसे ज़्यादा सिक्के मिले हैं, कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के मिले, कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए हैं, किस शासक ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए हैं, किस शासक ने अ, सबसे ज़्यादा शीशे के सिक्के जारी किए हैं। अब हम बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो अभिलेख है वो जो है सिक्कों से ज़्यादा महत्वपूर्ण के हैं। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बेगाज कोई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नात्स्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। यानी भारत में जितने भी आपको अभिलेख मिले हैं उसमें जो सर्वाधिक जो है प्राचीन अभिलेख वो भगवान, देवी देवता जो है ना उनके हैं। ये सब वैदिक देवताओं के हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। यानी जो उस पे जो लिपि लिखा है, जो प्राचीन तिथि है उसका जो अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ये किसी भी चीज़ पे मिल सकते हैं आपको। जैसे आज देखते होइएगा कि अगर रोड बन रहा है तो उस पे लिखा रहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। या आप देखते होइएगा कि किसी विधायक ने कुछ काम किया है तो अपना बोर्ड लगा देता है। इसी टाइप में जो है उस टाइम के जो शासक है वो क्या करते थे, अपनी प्रशस्ति हो गई या अपना बाउंड्री को दर्शाने के लिए या अपना जो है अ, युद्ध जो जीता है उसके बारे में या किसी भी टाइप के जो है धम वगैरह के बारे में वो लिखवाने के लिए क्या करते थे, अभिलेख का उपयोग करते थे। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। जो सब जो आरंभिक जो है वो प्राकृत भाषा में है तथा ये ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं। यानी ये
प्राकृत भाषा में है और ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में ईसा की 2री शताब्दी से मिलने लगी तथा 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। यानी कहने का मतलब है जब ये संस्कृत भाषा जो है ईसा की 2री सदी में जो है मिलने लगा और इसका सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक जो व्यापक प्रयोग कब हुआ? ईसा की 4ठी-5वीं सदी में। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख देश के विभिन्न भागों में देखिए जो सम्राट अशोक थे उन्होंने अपने देश के विभिन्न भागों जो है ना उसमें अभिलेख जो है लगा रखा था, लिखवा रखा था। उससे क्या उनका मकसद क्या था कि साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पे भी जो है अपना प्रकाश डालते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ जो है धर्म का प्रचार उन्होंने किया, सीमा बताया कि हमारा सीमा यहाँ तक है, अपनी शासन नीतियाँ कि हमारे यहाँ ऐसी-ऐसी जो है ना शासन नीतियाँ हैं। उदयगिरि से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। शक क्षत्रप रुद्र रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक एवं चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जो उदयगिरि से जो प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे कलिंग नरेश खारवेल के उपलब्धियों के बारे में पता चलता है और जो रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे रुद्रदामन अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जो है जानकारी प्राप्त होती है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि उस टाइम में क्या प्रचलन था कि कुछ लोग जैसे बहुत सारे युद्ध जीत रहे हैं तो उसका विवरण कर दिया, लिखवा दिया। कुछ लोग जो है अपने साम्राज्य में अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखवा दिया। तो ये सारे जो है ये अभिलेख के अंदर ही आते हैं। किसी ने अपनी प्रशस्ति में कुछ लिखवाया या किसी ने अपने शासन नीति के बारे में लिखवाया या किसी ने धर्म का प्रचार किया या किसी ने अपने सीमा का विवरण दिया, तो वो सब क्या कहलाता है? वो अभिलेख के अंदर है। जैसे आज भी आप देखते होइएगा, आप किसी राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो लिखा रहता है कि आपका यहाँ आने में स्वागत है आपका, या अगर उससे जाते हैं तो हमारे यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। तो ये सब बोर्ड होता है, ये क्या दर्शाता है कि आप जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुँच गए हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्यस इनस्क्रिप्ट्स ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए। जैसे आप देखते होइएगा कि आज भी जैसे कोई बुक आता है या कुछ भी है, तो उसको संकलित करने के लिए, उसको पब्लिश करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा जो है जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना हो तो सब चीज़ को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं। अब बुक हमें छापना होता है तो अलग-अलग जगहों से हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको पब्लिश कर देते हैं। वैसा ही काम जो है मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के जो अधिकांश अभिलेख जो है, सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति विकी मुहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। जो हड़प्पा में जो अभिलेख मिले हैं वो सबसे पुराने हैं और ये 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। हड़प्पा संस्कृति जो है ना वो ऐसा माना जाता है कि वो भाव चित्रात्मक उनकी लिपि थी। उन्होंने जो है ना चित्रों के माध्यम से जो है अपने लिपि को लिखा है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं ईसा के पूर्व 3री सदी के हैं, जो अशोक के शिलालेख हैं। जो सबसे पुराना जो है जिसको अब आज अभी तक पढ़ा जा चुका है वो अशोक के हैं और ईसा के पूर्व 3री सदी के हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पे कार्यरत थे। देखिए उस टाइम तो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो उनका ही बोलने वाला था, तो हर चीज़ में आप देखेंगे कि हाँ अंग्रेज जो है आगे हैं। अब बात करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। कौन कौन से स्रोत हैं? एक साहित्यिक स्रोत होता है, दूसरा विदेशी यात्रा विवरण है, एक पुरातात्विक साक्ष्य है। आप
साहित्यिक स्रोत ले लीजिए, विदेशी यात्रा विवरण ले लीजिए, पुरातात्विक साक्ष्य ले लीजिए, इन सबको मिला के जो है ना एक इतिहास बनता है। अगर हम बात साहित्यिक साक्ष्य की करें तो इसमें आपको धार्मिक साहित्य मिलेंगे और लौकिक साहित्य मिलेंगे। अगर आप धार्मिक साहित्य की बात करेंगे तो इसमें ब्राह्मण साहित्य और एक ब्राह्मणेतर साहित्य मिलेंगे। ब्राह्मण साहित्य में क्या है, आपको वेद मिलेगा, उपनिषद मिलेगा, आरण्यक मिलेगा, पुराण मिलेगा और स्मृति मिलेगा, रामायण और महाभारत। ब्राह्मणेतर जो है उसमें क्या मिलेगा आपको, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। अब बात करते हैं लौकिक साहित्य की। लौकिक साहित्य में आपको ऐतिहासिक ग्रंथ मिलेगा, जीवनी मिलेगा, गल्प साहित्य मिलेगा। लौकिक यानी कहानी जो होता है वो। विदेशी यात्रा विवरण, एक यूनानी रोमन लेखक, दूसरा चीनी लेखक और आपको तीसरा जो है अरबी लेखक। देखिए विदेशी जो है जो सबसे पहले आए, जो बाद उसके बाद आए, जो उसके बाद आए, रोमन लेखक जो रोम से जो आए थे, जो रोमन साम्राज्य के अंडर आते हैं, जैसे टेसियस ईरान। दूसरे हेरोडोटस जिनको इतिहास के पिता कहते हैं। तीसरा सिकंदर के साथ आने वाले जो विद्वान थे, नियार्कस, आनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस, ये जो है ये सिकंदर के साथ आए हुए थे। मेगास्थनीज जिनकी जो पुस्तक है इंडिका काफ़ी फेमस है, ये चंद्रगुप्त के समय आए हुए थे। डाइमेकस बिंदुसार के समय, डायनोसियस अशोक के समय, टॉलमी ज्योग्राफी के लेखक है, पालिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक। ये जो जितने भी आपके बुक हैं, आपसे एग्जामिनेशन में जो है किसी भी एग्जाम में मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि ये बुक किसकी है या ये किससे रिलेटेड है, या आपसे पूछ सकता है कि हाँ कौन सा विदेशी यात्री कब आया था, किसके काल में आया था, किसके साम्राज्य में आया था, किसके दरबार में आया था। अब बात करते हैं चीनी लेखक की। चीनी लेखक में आपको फाहियान, सुंग यून, वेनसांग, इत्सिंग। चीनी लेखकों के बाद अगर हम बात करते हैं तो अरबी लेखक की बात करते हैं। अरबी लेखक में आपको सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, जिनकी तहकीक ए हिंद जो लेखक है उनकी पुस्तक है, काफ़ी फेमस है। इब्न बतूता। देखिए इन जितने भी विदेशी यात्री है, जितने भी इन्होंने इतिहास लिखे हैं, अपनी पुस्तक लिखी है, इन सब ने काफ़ी जो है योगदान दिया है आपके इतिहास का जो है पूरा जो प्रारूप तैयार करने में। इतिहास में कब कौन से काल में क्या हुआ था, उन सब का जो विवरण है इन्होंने जब ये आए थे अपने बुक में जो है इन्होंने लिखा। देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि इतिहास जो है एक पर्टिकुलर जो है समय का या किसी भी अ, साम्राज्य का या किसी भी राजा का, अगर आप सोचते हैं कि एक जगह पे मिल जाए, तो अभी तक तो ऐसा संभव नहीं हुआ, क्योंकि ये इतने पुराने जो है समय के होते हैं कि मिट्टी के अंदर दब गए, कुछ तो ऐसे ही नष्ट हो गए, कुछ बचे खुचे। तो इन सबको जो है ना अलग अलग जगहों से विद्वानों ने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया और जो है एक पूरा मसौदा जो है तैयार किया। अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। पुरातात्विक जो साक्ष्य है उसमें आपको अभिलेख मिलेंगे, मुद्राएं मिलेंगी, स्मारक मिलेंगे, मूर्तियां और चित्रकला मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ अभिलेख, प्रमुख अभिलेख की और कुछ शासकों का। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं। ये जो है कलिंग नरेश खारवेल से जो है संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख गोमती से बलश्री की, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का, भित्रियम जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। देखिए ये जितने भी अभिलेख हैं आपको याद रखने हैं, क्योंकि आपसे जो है एग्जाम में जो है या तो सही मिलान पूछ सकते हैं या पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, वन लाइनर भी ऐसे आ सकते हैं। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत का सबसे पहले जो उल्लेख कहीं पे अगर मिला है तो वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला है। इनके अलावा मैं आपको कुछ पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख और उनके स्थान के भी बारे में बताता हूँ। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी फेमस है। देखिए
महरौली का जो स्तंभ है, स्तंभ लेख है, वो महरौली दिल्ली में मिला है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और ये गुप्त कालीन है। और इसकी जो विषय वस्तु क्या है कि ये जो स्तंभ जो है विष्णुपद जो पहाड़ी पर जो स्थित था, माने उस टाइम जब इसको खोजा गया था, जब इसको लिखा जब चंद्रगुप्त द्वितीय के ने जब इसको लिखवाया था, तो उस टाइम क्या था, जो अभी कुतुब मीनार है उसके समीप ये पड़ता है, विष्णुपद पहाड़ी। ठीक है। तथा यह तत्कालिक धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उसके द्वारा सिंध, देखिए उन्होंने जो 7 युद्ध जो किया था, उसके बाद जो बाल्टिक पे उन्होंने विजय प्राप्त किया था, उसका जो पूरा विवरण जो है उन्होंने इसमें दिया है। किसमें? महरौली का स्तंभ में। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति, ये क्या है? आपको इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, अब माफ़ कीजिएगा, इलाहाबाद कहना सही नहीं है क्योंकि अब उसका नाम चेंज हो चुका है, प्रयागराज। प्रयागराज में है और ये समुद्रगुप्त ने लिखाया है और उन्होंने अपनी विजय के बारे में, उन्होंने अपने विजय अभियानों के बारे में उस पे लिखवाया है और इसकी रचना जो है हरिसेन ने काव्य शैली में की है। उसके बाद बौद्ध स्तंभ लेख आपको वरहूत, राजा वासुदेव, और ये शुंग काल का है और इसमें आपको शुंग वंश की जानकारी मिलेगा। मथुरा स्तंभ लेख, ये मथुरा उत्तर प्रदेश से मिलेगा और ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और ये भी क्या है? गुप्तकालीन है और ये प्रथम गुप्त अभिलेख भी है, जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष जो है वर्णित है। अब बात करते हैं गरुड़ स्तंभ लेख की। ये वेशनगर जो है विदिशा, भागभद्र, ये भी शुंग काल से है और इसमें जो है आपको नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग एवं सतर्कता का जो है उसका जानकारी दिया गया है। अब बात करते हैं एरन स्तंभ का। एरन जो है मध्य प्रदेश में है, समुद्रगुप्त गुप्तकालीन जो है, ये भी गुप्तकालीन ही है और यह स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व मामले की जानकारी देता है और यह विदर्भी शैली में है। अब देखिए, अब इसके बाद जो है आपको अगला जो स्तंभ जो है वो है भीतरी स्तंभ लेख। ये जो है भीतरी जो गाजीपुर है वहाँ से है और ये भी स्कंदगुप्त से है और ये भी गुप्तकालीन है और इसमें जो है स्कंदगुप्त और विष्णु मूर्ति की जो स्थापना है उसका जो है उसका उल्लेख मिलता है इसमें। अब बिहार स्तंभ की बात करते हैं। ये बिहार शरीफ पटना में है, ये भी स्कंदगुप्त का है और ये गुप्तकालीन है। इसमें जो है स्कंदगुप्त द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ कराया गया था उसके बारे में जानकारी मिलता है। भीलसर स्तंभ, ये भीलसर जो एटा है कुमारगुप्त प्रथम और ये जो है गुप्तकालीन है और कुमारगुप्त प्रथम के प्रथम अभिलेख, देखिए ये जो लिखवाया है भीलसर स्तंभ लेख, ये कुमारगुप्त ने लिखवाया है और उन्होंने अपनी वंशावली का विवरण दिया है इसमें और इसमें आपको कार्तिकेय मंदिर जो है उसका जो है उल्लेख मिलेगा। एरन स्तंभ लेख, एरन मध्य प्रदेश, भानुगुप्त ने इससे बनवाया है और ये गुप्तकालीन है। आपको एरन में जो है 2-3 जो है मिलेगा, एक और मिलेगा आपको बुधगुप्त जो है, बुधगुप्त, भानुगुप्त, ठीक है, और आप जो है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बुधगुप्त और भानुगुप्त, ये याद रखिएगा। ये तीनों जो है, इन तीनों ने एरन का जो है, एरन में जो है इन तीनों के अभिलेख मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं और तीनों जो है अलग अलग चीज़ों के लिए अपना अभिलेख बनवाया है। जैसे समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि अपनी जो व्यक्तिगत मामले हैं उनकी जानकारी देते हैं एरन अभिलेख में और ये विदर्भ शैली में है। और जो बुधगुप्त का जो एरन स्तंभ है वो क्या है, भगवान विष्णु की जो है जो सर्वप्रथम अभिलेख है उसका जो है वर्णन मिलता है उसमें। और जो भानुगुप्त का जो गुप्तकालीन अभिलेख है उसमें जो है जो महापराक्रमी जो गोपराज है उसकी जो रणभूमि में मृत्यु हो गई थी उसके बारे में जो है इस अभिलेख में आपको जानकारी मिलता है। उसके बाद आपका आता है तालगुंडा स्तंभ लेख। इसमें जो है सिमोगा जो मैसूर है, ये जो है शांति बर्मन और मयूर शर्मन से जो है संबंधित है और ये भी गुप्तकालीन है।
देखिए, आपको जितने भी अब तक अभिलेख मिले हैं वो मैक्सिमम जो है गुप्तकालीन जो है, गुप्त काल से ही जो है वो रिलेटेड है। अब बात करते हैं अभिलेखों में प्रयुक्त जो लिपियां है वो कैसी है। अभिलेख में जो प्रयुक्त लिपियां हैं, जो अशोक के अधिकांश जो शिलालेख मिलेंगे उसमें आपको ब्राह्मी लिपि के मिलेंगे, और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखे जाते हैं। अशोक के खरोष्टी लिपि में भी मिलेंगे, और ये जो है दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के शिलालेख मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उस पे जो है यूनानी और आर्मेयिक लिपि मिलते हैं। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। अब साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास का जो है अध्ययन करते हैं। यद्यपि प्राचीन भारतीयों को लिपि का ज्ञान 2500 में 2500 ईसा पूर्व भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपि ईसा की चौथी सदी के पहले की नहीं है, तथा ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। देखिए, हमें आज तक जितने भी पांडुलिपियाँ, जितने भी ताम्रपत्र वगैरह मिले हैं, वो ईसा की चौथी सदी के बाद के हैं, उससे पहले के नहीं है। और पहले भी हालांकि आपको ईसा के जो 2500 पूर्व में भी जो है ज्ञान था, लेकिन उस टाइम के अभी तक जो है कोई भी अभिलेख या पांडुलिपियां या कुछ भी नहीं मिला है। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्र और ताड़पत्रों पे लिखी मिलती है। जैसे आज हम लोग क्या है, कुछ लिखते हैं, बुक पे लिखते हैं, पेज पे लिखते हैं, किताबें हैं, कलम है। तो उस टाइम के जो विद्वान थे वो क्या करते थे, पांडुलिपियां जो है भोजपत्रों पे लिखते थे, ताड़पत्रों पे लिखते थे। परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत में प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पे लिखी गई। हमारे यहाँ जो मध्य एशिया जो है वहाँ में क्या करते थे, इसको काष्ठ फलकों पे भी लिख देते थे और मेष चर्म पे भी लिख देते थे। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। हमारे यहाँ जो है प्राचीन जो पांडुलिपियां है वो संस्कृत में मिली है, लेकिन ये अधिकतर जो है आपको दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि जो है सम्मिलित है। ऋग्वेद को जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग जो है मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्म कांड। देखिए, स्टार्टिंग में तो आपको देवी ऋग्वेद में देवी देवता के जो है स्तुतियां मिलेगा, लेकिन बाद में जो है कर्म कांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान मिलेगा। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतनों का जो है चिंतन मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसलिए वेदांग अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की। जैसे क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि जो उस टाइम वेद बने थे उसको समझ में आए, उसके लिए क्या किया गया था, वेदांग बनाया गया था। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। जो पाणिनि है, उनकी जो बुक है अष्टाध्यायी, वो 400 ईसा पूर्व जो है लिखा गया था। पाणिनि के ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। मैक्सिमम जितने भी विद्वान हैं उन्होंने क्या किया कि अपने आसपास के जितने भी समय, उस समय समाज में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या है, ये सब, अर्थव्यवस्था कैसी थी, संस्कृति कैसी है, उस सब पे जो है प्रकाश डालते थे। तो पाणिनि ने भी वैसा ही किया है। महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से चौथी सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। देखिए, जो महाभारत जो है ईसा की जो है 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेके चौथी सदी ईस्वी तक जो है माना जाता है। स्टार्टिंग में इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। हम सभी जानते हैं महाभारत का नाम जय संहिता था, लेकिन जब इसका श्लोकों की संख्या 8800 से बढ़ के 24000 हो गई, तो यह भारत के नाम से जाना जाने लगा। और जब इसकी श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई तो इसको महाभारत के नाम से जानते हैं। वर्तमान में जो है यहाँ इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और इसको जो है महाभारत कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण मूलतः 6000 श्लोक थे,
जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और वर्तमान में 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है। देखिए, जो वाल्मीकि रामायण है वो मूलतः जो है उसमें स्टार्टिंग में 6,000 श्लोक थे। अब जो है बढ़ के जो है 12,000 श्लोक हो गए हैं और वर्तमान में जो है अभी इसमें कितने हैं, 24,000 श्लोक है। इसकी रचना जो है संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होता है, यानी इसकी रचना जो है महाभारत के बाद होती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के नानाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान एवं सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान गौत्र सूत्रों में दिए गए हैं। यानी जो गौत्र सूत्र है उसमें क्या दिया गया है, विधि विधान, सार्वजनिक यज्ञ के और अनुष्ठान के क्या है, विधि विधान दिए गए हैं। जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600-300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। जो गृह सूत्र है और स्रोत सूत्र है ये 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। जो हमारे यहाँ आज भी जो यज्ञ वगैरह होता है उसमें जो वेदी बनाया जाता है, यज्ञ वेदी, उसका जो है शुल्ब सूत्र में जो है मापदंड दिया गया है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। जो पाली है उस टाइम जो है बौद्ध धर्म का जो है भाषा थी और ये दक्षिण बिहार में बोली जाती थी उस टाइम में। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन उस समय जो मगध, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासक के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के ऐसा लोगों का मानना था कि जो गौतम के रूप में जब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया तो उससे पहले वो 5,000 माफ कीजिएगा 550 से अधिक पूर्व जन्मों में जो है वो गुजरे। उसमें पशु का भी एक रूप था जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों पर आधारित है और ये काल्पनिक लोक कथा है, लोगों की अपनी जो है कल्पनाएं हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। देखिए, जो बौद्ध है उनकी जो भाषा थी पाली थी और जो जैन है उनकी जो भाषा है क्या है, प्राकृत है। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मशास्त्र क्या होते हैं? धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं जो है ये क्या कहलाते हैं? धर्मशास्त्र कहलाते हैं। और धर्मसूत्रों का जो संकलन है वो 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिक कर्णों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र एवं अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। देखिए, जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। इसमें कितना है, 15 अधिकरण या खंड में जो है विभक्त है। कालिदास के ने काव्य और नाटक लिखे जिनमें अभिज्ञान शकुंतलम सबसे प्रसिद्ध है। कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो सबसे ज़्यादा जो है फेमस है और वो काफ़ी जो है इतिहास लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया है। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे। इसलिए इस समय लिखे गए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए, संगम साहित्य क्यों नाम पड़ा? क्योंकि एक सभा में साहित्यिक सभा जो होता था उस टाइम में उसको संगम कहते थे और संगम में जो साहित्य लिखे जाते हैं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनके अंतर्गत कई कवियों एवं ने मुक्तकों एवं प्रबंध काव्यों की रचना की है जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। देखिए, आपको जो है संगम जो ग्रंथ है उसमें आपको ये ऋग्वेद से बिल्कुल भिन्न मिलेगा। इसमें जो है ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें आपको मुक्त मिलेंगे,
प्रबंध काव्य मिलेंगे, ठीक है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान किया गया है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन-कौन से हैं? तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम एवं मणिमेखले। ये जो है इससे भी क्वेश्चन आते हैं और ये संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लेखित कावेरीपट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। बहुत से नगरों का है, उसमें से एक क्या है, कावेरीपट्टनम जो है प्रमाणित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों को के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। देखिए, हमें बहुत से साक्ष्य मिलेंगे, हैं, बहुत से साहित्यिक मिले हैं, लेकिन ये उत्तर भारत, मध्य भारत और अलग जगहों से हैं। लेकिन आपको अगर साउथ में जाना है, दक्षिण भारत में जाना है, तो उसके लिए जो है संगम साहित्य ही एकमात्र प्रमुख स्रोत है, जिससे आप साउथ के जो है, दक्षिण भारत के जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन कर सकते हैं। वेद, उपवेद और उनकी विशेषताएं। ऋग्वेद आयुर्वेद से है, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद धनुर्वेद से है, युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद गंधर्व वेद से है, कला एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्प वेद से है, भवन निर्माण कला से जो है संबंधित है। आपसे पूछ सकता है आपकी, हाँ, यथर्ववेद किस काम में आता है, उसका उपवेद क्या है, मिलान के लिए पूछ सकते हैं। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं विदेशी विवरण का। अभी तक हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा, अभिलेख के बारे में पढ़ा, पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में पढ़ा, साहित्यिक साक्ष्य के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे विदेशी विवरण। वो कौन-कौन से विदेशी आए हमारे यहाँ जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, और उस पे हम जो है चर्चा करेंगे। विदेशी विवरण में यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। जो यूनानी लेखक है, उन्होंने सिकंदर महान के समकालीन के रूप में एक नाम को जो है एक नाम का उल्लेख किया है, जो क्या है, सेंड्रोकोटस। यूनानी विवरणों में सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि ईसा पूर्व 322 निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि कर्म के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। उनका मानना था कि जो सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो कोई और नहीं, एक ही व्यक्ति है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में सुरक्षित है जो उनके प्रख्यात लेखकों की रचना में आए। जो इंडिका है वो काफ़ी फेमस बुक है मेगास्थनीज की। हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और टॉलमी की जियोग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्यिक के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलते हैं। देखिए, टॉलमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, इसमें जो है आपको ज्योग्राफी के बारे में जो है, भारत प्राचीन भूगोल के बारे में काफ़ी जो है जानकारियाँ मिलेगी। वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण जो है सामग्री है। भूगोल और वाणिज्य के लिए जो है ये दो बुक का जो है इतिहासकार जो है सहारा लेते हैं। पेरिपेलस ऑफ द एरिथियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी। उस लेखक के बारे में पता नहीं है, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया। टॉलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। पालिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देता है। अब बात करते हैं चीनी। जो चीनी पर्यटक है उसमें प्रमुख हैं फाहियान और वेनसांग। ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थ जो है उसके दर्शन करने आए थे और बौद्ध धर्म का जो है अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान या गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था और उसने फोक क्यू की रचना की, जिससे गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों पे जो है प्रकाश पड़ता है और उसके बारे में जानकारी मिलता है। कॉस्मस इंडिका प्लेटस
यह यूरोपीय यात्री था जो 535 ईस्वी में भारत आया था तथा क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का वर्णन है। अब बात करते हैं ह्वेनसांग की। ह्वेनसांग जो है युआन च्वांग या हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और सी यू की रचना की। ह्वेनसांग के मित्र हवीली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज में आए परिवर्तनों का वर्णन किया है। अब बात करते हैं इत्सिंग की। तो इत्सिंग जो है यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा यह नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। सुलेमान वह 9वीं शताब्दी में भारत आया था तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के विषय में वर्णन किया है सुलेमान ने। अल मसूदी यह 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने राष्ट्रकूट शासकों के बारे में लिखा। अल बरूनी जो है मोहम्मद गजनवी का जो समकालीन था। तहकीक ए हिंद इसकी जो किताबे उल हिंद जो की रचना है इसने किया और ये भारत के निवासियों के तत्कालीन दशा का वर्णन किया है। देखिए जो भी क्वेश्चन आते हैं इतिहास में इसी से रिलेटेड आते हैं, इससे कुछ भी बाहर नहीं आता है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिल जाएंगे। आपको जो है वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए और अपने माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़िएगा तो आपको इसी से आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगर आपका कोई कमेंट है किसी भी चीज़ से लेके आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।